अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमास और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट से लेकर क्रिप्टो लर्निंग तक तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। तमाम चीज़ें एजुकेशन पर्पस की होती है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आज की इस वीडियो में बिटकॉइन के क्रैश के साथ टेरा लूना और सोलाना के हवाले से कुछ चीज़ें, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटी हो। अगर आप बिटकॉइन को देख लें तो बिटकॉइन आपको तकरीबन 28,870 पे जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब लेकिन इसी के अपोजिट देख लें, S&P 500 इंडेक्स, नैस्डैक और DJI तमाम जो है वो कोरिलेटेड थे बिटकॉइन के साथ ही जो है वो ट्रैवल आउट कर रहे थे। अगर S&P ऊपर जा रहा था, नैस्डैक ऊपर जा रहा था, तो बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा था। तो इस वक्त आप देखें तो प्रीवियस वीक में अगर आप देखते हैं तो आपने S&P, नैस्डैक और DJI तमाम ने जो है अच्छा परफॉर्म किया है और क्लोजिंग जो है वो उनकी एक अच्छी पोजीशन पर हुई है, विद ग्रीन कैंडल हुई है और बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ हुई है। लेकिन आपको बिटकॉइन जो है वो उस पोजीशन में नज़र नहीं आता। बिटकॉइन की क्लोजिंग जो है वो इतनी खास वॉल्यूम के साथ भी नहीं हुई और ना खास प्राइस रेंज के साथ हुई है। तो अब जब नेक्स्ट ओपनिंग होती है इन तमाम स्टॉक्स की, अगर वो पॉजिटिव होती है तो ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन की एंट्री भी उसी तरीके से जो वो पॉजिटिव हो। ऑल्दो इस ओपनिंग में अगर आपको शायद ये गैप नज़र आ जाए और इसी किस्म का गैप हो तो वो भी आपको दोबारा से फिलअप होता हुआ नज़र आ सकता है। इस गैप को हम प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपके साथ जो वो डिटेल डिस्कस करते रहे हैं। ओवरऑल देख लें तो स्टिल जो है वो एक बेरिश पैटर्न है, एक फेयर की और सिचुएशन जो क्रिएट की जा रही है, जिसमें हैवी कैपिटुलेशन के साथ जो है वो ऑल्ट कॉइन्स को और ज़्यादा ब्लीड हो और 20,000 के राउंड अबाउट जो बिटकॉइन का एक रिवर्सल आपको नज़र आए। ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन एक और कॉइन्स में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश जो है वो वेल्स की जानिब से की जा रही है इस वक्त तक। टेरा लूना के हवाले से अपडेट ले लें तो टेरा लूना के बाद डिटेल एयर ड्रॉप की अपडेट जो हमने परसों की वीडियो में आपके साथ शेयर की थी, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आई कार्ड में दे दूँगा। वहाँ पर जाके लिंक्स भी हैं, आप तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ। जो एयर ड्रॉप होना है, जो एक्सचेंजेस को मिलना है, उसकी रेशो एक्सचेंजेस में डिवाइड होगी। फिर वो एक्सचेंजेस डिसाइड करेंगी कि किस रेशो के हिसाब से, किस सिस्टम के हिसाब से जो है वो किस बंदे को किस तरीके से जो है वो एयर ड्रॉप देना है। तो हर एक्सचेंजेस का अलग अलग होगा, ज़रूरी नहीं है तमाम एक्सचेंजेस सेम पैटर्न को फॉलो अप करें। जैसे ओकेक्स ने भी लूना को जो है वो डीलिस्ट कर दिया एक तरीके से। कू कॉइन पे जो है वो आपको लूना सी जो है वो नज़र आता है। अब जिस एक्सचेंज के जिस हिसाब से सेटअप होगा उस हिसाब से जो है आपको एयर ड्रॉप मिलते भी नज़र आएंगे। जब एयर ड्रॉप मिलना शुरू हो जाएंगे या एयर ड्रॉप मिलने लग जाएंगे, उसी के बाद ही कम्प्लीटली एक डिफाइन तरीके से कहा जा सकता है कि किसको कितना रिटर्न मिला और उसकी प्राइस क्या थी। अब ज़रा सोलाना को देख लें तो सोलाना के हवाले से एक फेयर की सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, जिसमें सोलाना के हैवीली क्रैश होने की बात जो की जा रही है। आपके साथ मैं एक चीज़ शेयर करता चलूँ। सबसे पहले आपने ये देखा होगा फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। इस साल अगर फोमो के दो कॉइन्स अगर आप लें तो उसमें एक टेरा लूना था, दूसरा सोलाना था, जिसको लोगों ने फोमो की वजह से जो बहुत ज़्यादा बाई किया। मतलब कि उनको ये डर था कि इसको मिस आउट कर देंगे, सोलाना जो वो 1500 तक भी जा सकता है, टेरा लूना भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो फोमो में कोई भी कॉइन जब बाय आउट किया जाता है, जब फोमो खत्म होता है तो वो अपनी एक्चुअल प्राइस की जानिब जो है वो आता है। अब ये बात आपको डिसाइड करनी होगी कि आपकी नज़र में सोलाना की जो एक्चुअल प्राइस है वो क्या है और वो अपनी एक्चुअल प्राइस से जो है वो कितना ऊपर है। इसको आप 200 मूविंग एवरेज से भी जो है वो ले सकते हैं। इस वक्त अगर आप देखें बिटकॉइन अपनी 200 मूविंग एवरेज की प्राइस से भी जो है वो नीचे है। 600 मूविंग एवरेज की प्राइस से भी जो है इस वक्त जो है वो आपको बिटकॉइन नीचे नज़र आता है। तो आप डिसाइड कर लें अपने हिसाब से कि आपको सोलाना की एक्चुअल प्राइस क्या नज़र आती है और स्टिल जो है वो अपनी एक्चुअल प्राइस से सोलाना कितना ऊपर है। अब ज़रा सोलाना के हवाले से कुछ एक्सपीरियंस लोगों की बात कर लें तो सोलाना के हवाले से आपको क्रिप्टो अमन की ये वीडियो है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा और आई कार्ड में भी होगा। इस वीडियो को जाकर आप देखेंगे तो सोलाना के साथ डिफरेंट कॉइन्स हैं वो कितना कितना ब्लीड करेंगे। इस हवाले से उन्होंने 10 महीने पहले जो अपडेट दी थी, जिसमें से कुछ कॉइन्स थे उन पॉइंट्स को जो टच आउट कर लिए। अब कुछ पॉइंट्स रहते हैं। सोलाना के हवाले से $47-48 की भी प्रेडिक्शन जो है वो इन्हीं की थी। अब इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली डिटेल देख लेंगे तो आपको जो है वो पता लग जाएगा। कंक्लूजन एट द एंड इन्होंने यही कहा था कि $5 तक आपको सोलाना नज़र आ सकता है। अब ऐसा होता है या नहीं होता, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगी, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि इन्होंने सोलाना को जो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कहा है। ये तो एक पुरानी बात है। अब लेटेस्ट अगर ले लें तो आपको इल्म आलम की जानिब से जो है ये एक ट्यूब नज़र आती है कि आफ्टर टेरा लूना क्रैश द नेक्स्ट क्रिप्टो मार्केट, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ऑफ द क्रैश ऑफ द सोलाना ड्यू टू इट्स डिज़ाइन फ्लो, मल्टीपल नेटवर्क फेलियर एंड नाउ ब्लॉकचेन क्लोजिंग लूजिंग ट्रैक ऑफ द टाइम। ये तो अपडेट है सोलाना के वाले से। इसी के साथ अगर आप देखें कि रशिया यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई तब से अगर आप हमें फॉलो अप करें तो उस जंग में जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी थी, तब से हम आपके साथ ये बात जो वो डिस्कस कर रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो सिक्योर्ड नहीं है। रशिया की जानिब से काफ़ी ज़्यादा हैक्स हो सकते हैं, इसको डिस्टेबलाइज किया जा सकता है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग रही हैं और रशिया की जानिब से जो उनके हैकर्स हैं या जो उनकी तरफ से काम करते हैं उनको एक तरह की पूरी आज़ादी है। उन पे आप किसी किस्म की जो सैंक्शंस या उनको किसी किस्म की आप ग्रिप जो है वो नहीं कर सकते। सपोज दैट कि कोई बंदा रशिया से बैठ कर फेसबुक या अमेज़न या गूगल को हैक कर लेता है, तो किस हिसाब से जो है यूरोपीय यूनियन या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रशिया से बोलेगा कि आप हमें उस बंदे को पकड़ के दें या आप उस बंदे को रोकें कि वो हैक ना
ना करें। इसी के साथ रोनिन वॉलेट का जब हैक हुआ था उसी दौरान भी हमने रोनिन वॉलेट को भी आपके साथ डिस्कस किया था, टेरा लूना दोनों को हमने डिस्कस किया था कि किस हिसाब से जो है वो रोनिन वॉलेट के हैक के बाद जो टेरा लूना भी कोलैप्स हो सकता है। जैसे आज से कुछ साल पहले ले लें तो आपको सेंट्रलाइज सिस्टम में बहुत ज़्यादा हैक्स नज़र आते थे, सेंट्रलाइज सिस्टम में बहुत ज़्यादा हैक्स होते थे, लोगों के फंड्स जाते थे, डिसेंट्रलाइज सिस्टम को एक सिक्योर सिस्टम समझा जाता था। लेकिन इस साल अगर आप देख लें रशिया यूक्रेन पर पाबंदी जब से लगी उसके बाद आपको मल्टीपल हैक्स जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में होते हुए नज़र आते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम जितनी देर में जो एक ट्रांजेक्शन करता है उतनी उस गैप के दौरान जो है वो हैकर अपना काम जो है वो ईजिली दिखा जाता है और उसमें बग्स वगैरह जो होते हैं उसकी अपडेट्स होने में भी जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और कोई भी अगर सिस्टम अपनी बेसिक एल्गोरिथम को या अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग को चेंज करता है तो उसमें भी एक तरह का फ्लॉ हैकर्स को मिल जाता है, जिसके बाद जो वो इजीली जो है वो उसको ब्रीच आउट कर लेते हैं। तो स्टिल कहा जाए तो कोई भी एक्सचेंज या कोई भी डिसेंट्रलाइज या सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो सिक्योर नहीं है। आपका पोर्टफोलियो जिस हिसाब से डाइवर्सिफाई होता है इस हिसाब से आपके एसेट्स भी जो है वो डाइवर्सिफाई होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी डाइवर्सिफाई होने चाहिए, तभी जो आप क्रिप्टो में सर्वाइव कर सकते हैं। जब तक क्रिप्टो में आपको अच्छी रेगुलेशंस होती हुई नज़र नहीं आ सकती कि सपोज दैट कि आपके अगेंस्ट अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई हैकर आपका सब कुछ ले जाता है तो आप किसके थ्रू जो है किस रेगुलेशन के थ्रू जो है उसको रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब तक रेगुलेशन नहीं होगी ये एक हाईली वॉलेटाइल चीज़ जो है वो रहेगी। इस हिसाब से इसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी जो है वो आपकी खुद की होगी कि आपने किस हिसाब से किस पोर्टफोलियो में जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, वो पोर्टफोलियो आपका काम का है भी या नहीं है, वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कितना है। सेम डेट के वो इन्वेस्टमेंट आपने जिन जिन वॉलेट्स में रखी हुई है, सेंट्रलाइज हो डिसेंट्रलाइज हो, वो भी डाइवर्सिफाई हैं या नहीं है। तो ये इस पे आपकी एक कंप्लीट रिसर्च जो है वो होनी चाहिए। फिल वक्त के लिए इतना ही। आपकी बिटकॉइन की प्रेडिक्टेड रेंज क्या है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़। नासिर फ़ी अमान अल्लाह।